हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। आशा करते हैं आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए आज जो है हम आपके सामने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जहां हम लोग जो है पठार के बारे में, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे जो है हमारे उत्तर के जो पर्वतमाला है उनको देखे थे। पूरे देश की अभी पर्वत को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ उत्तर के जो हमारे पर्वतमाला है उसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद हम पठार पढ़ेंगे और पठार के बाद जो है हम लोग मानसून को देखेंगे और मानसून के बाद जो है हम लोग एक 1 बाय 1 करके सारे स्टेट्स को पढ़ेंगे। इंडियन के जितने भी स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है स्टेट्स के बाद ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन से स्टेट में जो है कौन से पास दर्रा आ रहे हैं, कौन से नदियां आ रही है, उसके बाद कौन से पर्वत आ रहे हैं, उन सबों का जिक्र करेंगे। तो होप आप लास्ट क्लास हमारा देख कर आए होंगे, जहां आपको जो है पर्वत के उत्तर के जितने भी पर्वतमाला है उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। और हम लोग आज की क्लास में जो है ये पठार के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली में प्रायद्वीपीय का क्या मतलब है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये टॉपिक जो है हमें देखा हेडिंग में देखने को मिलता है। तो प्रायद्वीपीय का क्या मतलब है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम आज का क्लास कंटिन्यू करेंगे। सॉरी फॉर दैट। प्रायद्वीपीय एक्चुअली में होता क्या है, प्रायद्वीपीय का मतलब वैसा जगह होता है, वैसा एरिया होता है जो तीन तरफ से क्या होता है, समुद्र से पानियों से घिरा होता है। ठीक है, जो भी वैसा एरिया जो तीन तरफ से पानियों से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। और जो हमारा पठार है उसका विस्तार एक्चुअली में जो है हमारे इसी ऐसे जगहों में हुआ है जहां तीनों तरफ क्या है, पानी है, और तीनों तरफ जो है बड़े बड़े सागर हैं जिसके बारे में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से प्रायद्वीप के अंदर वैसे पठार, वैसे एरियाज आते हैं जो तीन तरफ से घिरे होते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा भारत है, जो हमारे भारत की दक्षिणी एरिया है, वहीं पे जो है एक्चुअली में पठार है। मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया कि जो हमारा ये दक्षिण वाला पोर्शन है हमारा भारत का, यही वाले एरिया में जो है इस तरह से त्रिभुजाकार जो है हमारे पठार का जो है विस्तार हुआ है। हालांकि जो पठार है वो इस वाले एरिया में जो हमारे 7 सिस्टर्स है यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन प्रमुख जो है ये यहीं पे है, जो दक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। और ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे जो है लाई करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सब सारी चीज बताता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है ये तीन तरह से, तीन समुद्र से घिरा हुआ है। जो इधर वाला होता है इसे हम अरब सागर कहते हैं, और जो इस तरफ होता है यहाँ वाला, ये बंगाल हमारा यहाँ पे पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो हमारे जस्ट नीचे है ये हिंद महासागर है। मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि किस तरह से ये महासागरों में या सागरों में कितना मतलब जो हिस्सा है वो जो है किसी एक देश का होता है। मतलब समुद्र से लगा हुआ जो किसी भी देश का हिस्सा होता है, उस समुद्र में कहां तक जो है उस देश का अधिकार होता है, मैं आपको ये भी अगले टॉपिक में बता दूंगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ये एक साइड अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी और तीसरा हिंद महासागर से घिरा होता है, जो हमारा प्रायद्वीपीय कहलाता है। और इस पे जो हमारा दक्षिण भारत है, इस वाले एरिया में जो है इस वाले एरिया में जो है हमें प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो हमें प्रमुख प्लेट्यूज जो पढ़ने हैं, एक्चुअली प्लेट्यू क्या होता है, पठार और पहाड़ में क्या अंतर है, हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पठार एक्चुअली में जो होता है ये समतल एरिया होता है, मतलब पहाड़ की तरह ये भी ऊंचा होता है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला एरिया होता है वो फ्लैट सरफेस होता है, छत के समान होता है। लेकिन अगर पहाड़ की बात करें तो पहाड़ कुछ इस तरह से होता है, जो माउंटेन्स होते हैं हमारे वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, लेकिन जो प्लेट्यू है वो कुछ इस तरह से होते हैं ऊपर में। ये हाइट ऊंचा तो होता है, ये ऊंचा तो होता है, लेकिन ऊपर वाला सरफेस इसका फ्लैट नुमा होता है, जिसके वजह से हम इसे पठार कहते हैं और ये वाले को हम पहाड़ कहते हैं। इसे हम प्लेट्यू कहते हैं, इसे हम माउंटेन कहते हैं, यही डिफरेंस है। जबकि ये भी जो है समुद्र की ऊंचाई से 1000 मीटर तक ऊंचा हो सकता है, और हमारा पहाड़ भी जो है ये तो काफी ऊंचा ऊंचा तक होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि कौन कितना ऊंचा है, इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारियां दी है। तो आज की क्लास में जो है हम सिर्फ और सिर्फ प्लेट्यू के बारे में जिक्र करेंगे और प्लेट्यू के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्लेट्यू जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि प्लेट्यू क्या होता है, ये छत की तरह होता है, ये फ्लैट सरफेस होता है कंपेयर अगर हम पहाड़ से करें तो। ठीक है, तो इसीलिए जो है पहाड़ पे जीवन यापन करना थोड़ा मुश्किल होता है देन दैट कंपेयर अप टू पठार, दैट मींस अ प्लेट्यू। प्लेट्यू पे क्या होता है, ये फ्लैट सरफेस होने की वजह से काफी सारी यहाँ पे जो है दिक्कतें नहीं आती है जिस तरह से पहाड़ पे आती है। चलिए अब हम देखते हैं कि जो हमको कौन कौन से पठार एक्चुअली में पढ़ने हैं। हालांकि हम सारी पठार, जितने भी पठार हमारे भारत में हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इसमें से 4 आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दिख रहा होगा, मालवा का पठार, बुंदेलखंड
बुंदेलखंड का पठार, शिलोंग का पठार और दक्कन का पठार। इसके अलावा भी कई सारे पठार हैं जिनके मतलब इसी के अंदर आते हैं और उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो दक्कन का पठार इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी महत्वपूर्ण तो एग्जामिनेशन से अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हर टॉपिक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पठार का निर्माण कैसे हुआ। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार और आपको क्विक रिव्यू दे देता हूं कि पठार का निर्माण कैसे हुआ, आखिर कैसे हमारा दक्षिण वाला एरिया जो है ये पठार में जो है निर्मित हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो हमारा दक्षिण वाला भाग है, ये दक्षिण वाला भाग एक्चुअली में दूसरे जगह से उठकर और हमारे उत्तरी भाग से टकराकर भारत का निर्माण करी थी। उसको करने में लगभग हजारों साल लगा था। और जब ये टकराई थी उसी जगह पे उसी वक्त क्या हुआ था कि यहाँ जो हमारा अरब सागर है, अरब सागर में एक वोल्केनिक एरप्शन हुआ। और ये वोल्केनिक एरप्शन क्या किया, जैसे आपको पता है कि जब भी वोल्केनिक एरप्शन होता है वो लावा फेंकना शुरू कर देती है। और जब भी ये लावा फेंकती है तो क्या होता है कि लावा इस तरह से जो है विस्तृत रूप धर लेता है। विस्तृत रूप लेने का मतलब है कि लावा फेंकना शुरू कर देती है। और इसी तरह से यहाँ पे जो है महाराष्ट्र वाला साइड में जो है एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ आज से हजारों करोड़ों साल पहले। और ये इरप्शन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ जो है लावा इस तरह से उड़ उड़कर जो है पड़ने लग गए। जिस तरह से इधर पड़ गए उसी तरह से इधर भी पड़े। अब जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूछेगा, वोल्केनिक इरप्शन पूछेगा कि अच्छा जमीन किधर है, इधर है कि इधर है, अच्छा इधर है, लो इधर ऐसे उल्टी कर देते हैं, ऐसा तो नहीं है। वो तो बस नेचुरल फिनोमिना है। वो जब लावा फेंकेगा तो चारों तरफ ही फेंकेगा। तो जिस तरह से हमारा यहाँ जमीन वाला एरिया पे इस तरह से लावा का जो मतलब कह सकते हैं कि बारिश एक तरह से हुआ, जिस तरह से लावा बिछा इधर, उसी तरह से लावा जो है इस तरफ भी बिछा। तो यही एक रीजन होता है ना कि जितना हमारा खनिज वगैरह संपदा वगैरह हमारे इधर वाले एरिया में दबा हुआ है, उतना ही खनिज और संपदा जो है हमारे इस वाले समुद्र वाले एरिया में भी दबा हुआ है। और यही रीजन है कि महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाई है वहां से सर्वाधिक पेट्रोल निकाले जाते हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल अगर कहां निकाला जाता है तो बॉम्बे हाई नाम का जगह है इस समुद्र में, वहां से जो है निकाले जाते हैं। आप याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में भी पूछे गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस तरह से जो ये लावा जो इस तरह से ड्रॉप हुई, ये इनफैक्ट क्या हुआ कि अरब सागर में भी हुआ और हमारे इस पे भी हुआ। तो इसका छिड़काव इतना तेज था और इतना ज्यादा फोर्सफुली था कि यहां वाला एरिया पे तो बार बार पड़ता ही रहा। इसके बाद क्या हो गया कि इधर वाले एरिया पे भी जो है इस तरह से बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से हमारा ये वाला एरिया जो है पूरी तरह से प्लेट्यू का निर्माण कर दी। अब आप समझ गए होंगे कि प्लेट्यू का निर्माण क्यों हुआ और कैसे हुआ, किस तरह से इस सारा एरिया जो है हमारा प्लेट्यू बन गया और बाकी एरिया नहीं बना। तो आप इसको थोड़ा सा समझ गए होंगे कि और यही जो है ना छिड़काव जो है इस जगहों पर भी देखने को मिला और इधर भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ वाला जो एरिया है ये काफी सख्त हो गया। सख्त मतलब क्या हुआ कि जब लावा जब उसमें से निकल रहा था तो लावा बार बार एक ही जगह पे यहाँ पे बार गिर रहा है और यहाँ से एक्स्ट्रा होने के बाद ही तो ये इधर उधर पिघल रहा है, इधर उधर जा रहा है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा होने के बाद भी तो लुढ़क के यहाँ तक जा रहा है लावा। तो यहाँ वाला एरिया काफी सख्त हो गया और जो दूर दूर गया ये सब थोड़ा सा वीक हो गया। जैसे कि चट्टान बने तो ये सब थोड़ा सा हार्ड चट्टान बने और ये सब थोड़ा सा हल्के चट्टान बने। यही मतलब चट्टान इतने यहाँ पे हार्ड बन गए कि इस चट्टान को तोड़कर इसके अंदर से खनिज निकालना मुश्किल था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर खनिज कैसे आया। आई लेट यू नो कि इसमें खनिज कहाँ से आता है। जब भी कोई लावा के अंदर जब भी कोई खनिज, जैसे कि अगर हमारे पेड़ पौधा या फिर कोई जानवर, कोई मनुष्य, इस तरह का चीज जब दब जाता है तो हजारों साल के बाद जो है अलग अलग तरीके खनिज, कोयला, पेट्रोल, मतलब खनिज में ये सब आ जाते हैं, कोयला, पेट्रोल, इन सब चीजों का निर्माण कर देती है। तो अब याद रखेंगे जो लावा अगर किसी भी चीज को इतना अंदर दबा देता है, 100-200 मीटर अंदर दबा देता है और उसे ऑक्सीजन तक नहीं लेने देता है, तो वो सारी संपदा जो वो सारी जो ये जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो खनिज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो पेड़ पौधा था वो इस इरप्शन की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या हुआ, उस लावा के अंदर दब गया, 200-300 मीटर अंदर चला गया। और यही एक लॉजिकल रीजन है कि जो हमारा जो प्लेट्यू है उसके अंदर कई सारे खनिज संपदा दबे हुए हैं। यही रीजन है कि बॉम्बे हाई वाले जगह पे से पेट्रोल निकाला जाता है। यही वजह है कि झारखंड में जो है सबसे ज्यादा कोयला, सबसे ज्यादा खनिज जो है झारखंड से निकाला जाता है, जिसे हम छोटा नागपुर कहते हैं। और यही रीजन है कि हमारा असम वाला एरिया जो है, जिसे हम शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं, इसके अंदर से भी
भी कई सारे खनिज संपदा मिलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर यहां से क्यों नहीं मिलता है, यहां से क्यों मिलता है, तो मैं आपको अभी बताया कि यहां वाला जो एरिया है, यहां वाला एरिया काफी सख्त हो गया, हार्ड हो गया, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इतना हार्ड हो गया कि हमारे पास आज ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम यहां के चट्टानों को तोड़कर वहां के खनिजों को निकाल सके और समझ सके कि कैसी खनिज उसके अंदर दबी हुई है। बट कंपेयर टू दिस एरिया, दिस इज अ वीकर एरिया। मतलब वीकर मतलब यहाँ के चट्टान थोड़े से कमजोर हैं, वीक हैं, हम अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको तोड़ पाते हैं और उसके अंदर से जो भी संपदा है उसको बहुत ही आसानी से जो है हम लोग उसको निकाल पाते हैं। ठीक है, होप आप इसको समझे होंगे। चलिए अब हम आते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्लेट्यू हैं। प्लेट्यू का ओवरऑल जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे प्लेट्यू कहां से बना, प्लेट्यू में के अंदर खनिज कहां से आई, प्लेट्यू में से खनिज कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्यों हम यहाँ के प्लेट्यू में से खनिज नहीं निकाल पाते हैं, यहाँ के में से निकाल लेते हैं। खनिज में जो है सोना वगैरह ये भी आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कर्नाटका में एक कोलार का खादान है, कोलार का एक खादान है जिसके अंदर से सर्वाधिक सोना जो है भारत में वहीं से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें 4 जो है इंपॉर्टेंट पठार पढ़ने हैं। मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, शिलोंग का और दक्कन का पठार। इन चारों पठारों को हमें पढ़ने हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं मालवा का पठार। इसका जो निर्माण है ये ग्रेनाइट से हुआ है। आप ग्रेनाइट वर्ड थोड़ा सा याद रखेंगे। हालांकि पूरा पठार जो है वो जो है लावा से ही बना है, वोल्केनिक एरप्शन के लावा से ही बना है, लेकिन आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि उसका निर्माण जो है वो ग्रेनाइट से हुआ है। और इसके हाइट की बात करें तो इसका हाइट 500 से 610 मीटर जो है एवरेज हाइट इसका माना गया है। उसके बाद इसे देखिए लावा निर्मित पठार कहा जाता है। ये कैसा पठार है, तो लावा निर्मित पठार। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मालवा का पठार कहां है, मैं आपको पूरा ओवरऑल जो है मैप बनाकर ही दिखा दूंगा। ठीक है, ये कहता है कि अरावली पर्वत व विंध्याचल पर्वत के बीच में है। अब ये अरावली पर्वत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो ये राजस्थान वाला एरिया है, लेट मी ड्रॉ अ रफ मैप। ये जो सॉरी, यहाँ जो ये वाला एरिया इसे अरावली, यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहां से लेकर और ये यहाँ पे विंध्याचल जो मध्य प्रदेश में है, विंध्याचल पर्वत जो ये मध्य प्रदेश में, इस वाले एरिया में जो आता है इसे हम मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, तो आप मालवा का पठार समझ गए होंगे। इसका निर्माण समझ लीजिए, ग्रेनाइट से बना हुआ है, इसका हाइट 500 से 610 मीटर है, लावा निर्मित पठार है और ये अरावली से विंध्याचल पर्वत के बीच में आता है। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना इस पठार के बारे में, इससे ज्यादा क्वेश्चन इनफैक्ट स्टेट पीसीएस में भी नहीं पूछता है। बस आपको नॉलेज होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपका व्यू इतना क्लियर होना चाहिए कि आपको जब मैं ये कहूं कि अरावली पर्वत से विंध्याचल पर्वत, तो आपके मन में एक बार फ्लैश दिख जाना चाहिए कि ये अरावली पर्वत राजस्थान और विंध्याचल पर्वत जो है मध्य प्रदेश। ये आपको एक ही बार में दिख जाना चाहिए कि अच्छा ये वाला एरिया जो है हमारा मालवा का एरिया हो गया, इसीलिए इसे मालवा का पठार कहेंगे हम। हालांकि मैं आपको जो है अब ऐसा करते हैं कि हम अगले क्लास में जो है पहले मैप की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। मैप में मैं आपको बता दूंगा मध्य प्रदेश कहां है, विंध्याचल पर्वत कहां है, अरावली पर्वत कहां है, राजस्थान किधर है, गुजरात किधर है। मैं आपको सारे स्टेट जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु जो है सारे चीज के बारे में आपको पहले बता देता हूं, फिर हम इन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। अगली क्लास से मैं जो है एटलस की क्लास जो है स्टार्ट कर देता हूं। चलो अभी हम देख लेते हैं फिलहाल। इसके बाद जो है ये हमारा मालवा का पठार जो है कंप्लीट हो गया। अब मालवा के पठार के बाद हमें जो अगला पढ़ना है वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का हमें जो है पढ़ना है। तो बुंदेलखंड का जो पठार है हम इसको देख लेते हैं। बुंदेलखंड कहाँ है, यूपी से एमपी के बीच में है। आप यहाँ देख सकते हो ये वाला जो एरिया है हमारा यूपी, ये वाला बिहार, यूपी और एमपी के बीच में यही वाला एरिया जो है। अब छोटे छोटे टुकड़े को नाम अलग अलग रख दिया गया है, तो इसका क्या नाम रख दिया गया, बुंदेलखंड। इसका निर्माण जो है आप देख लोगे यहाँ नीस और ग्रेनाइट से किया गया है। ठीक है, इसका निर्माण अगर आपसे पूछे कि बुंदेलखंड पठार का निर्माण किस चीज से किया गया है, तो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, नीस और ग्रेनाइट से किया गया। उसके बाद ये जो है इसका ढाल को अगर हम देखें, ढाल मतलब होता है कि इस तरह से किधर का हाइट है, किधर झुका हुआ है, तो ढाल देखेंगे तो कहता है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये वाला हमारा दक्षिण हो गया, ये वाला हमारा ऊपर वाला उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ये इस तरह से, मतलब अगर हम मैप अगर हमारा ऐसे, अगर हम थोड़ा सा इस नुमा इस तरफ है, तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि ये वाला एरिया जो है ना हमारा, ये वाला ये थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र होता है। तो मैदानी क्षेत्र होने की वजह से ये थोड़ा सा गड्ढा नुमा है, ये भी ऐसे उठ गया है, ऊपर से माउंटेन भी ऐसे उठ गया है, तो बीच वाला जो एरिया है ऑलरेडी मैदानी क्षेत्र है, तो वो उसी डायरेक्शन में है। देखो ढाल नुमा दक्षिण से उत्तर
और उत्तर से पूरब की ओर। मतलब हम आपको कैसे बताएं कि ये कुछ इस तरह से, जैसे कि ये अगर हमारा इंडिया है, इंडिया का अगर ये मैप है इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से, मतलब इधर से भी उठी है और इधर ये सबसे उठा है, इससे थोड़ा नीचे ये है और यहाँ वाला एरिया सबसे गड्ढा में, ऐसे करके हल्का सा है। ठीक है, आप इसको समझ पा रहे होंगे, आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे जो बुंदेलखंड में जो है ये कम गुणवत्ता वाले लोहे अयस्क पाए जाते हैं। किस तरह के लोहे हमें वहां देखने को मिलता है, किस तरह से खनिज हमें वहां दिखता है, तो वो थोड़े से कम गुणवत्ता वाले, कम गुणवत्ता का मतलब है कि उसमें पक्के लोहे नहीं पाए जाते जिससे कि हम मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम कर सके या बहुत ही मजबूती से जो काम किया जा सके, उस तरह का लो अयस्क यहां से नहीं मिलता है। चलिए इसके साथ हम चलते हैं शिलोंग का पठार। अब शिलोंग का पठार जो मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेघालय वगाले साइड में है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है कि गोरा, खासी और जयंती कहां पे है। तो गारो, खासी, जयंती जो मेघालय में है और यहां पे सर्वाधिक वर्षा कराने के लिए यही तीनों पर्वत ही जिम्मेदार है। तो ये सारे पर्वत जो है ये किस पठार पे है, तो ये शिलोंग पठार पे ही है। होप आप इसको समझेंगे कि गारो, खासी, जयंतिया जो है यहाँ पे जो है इसमें जो है मानसून ट्रैप हो जाता है और ट्रैप होकर इसी में रह जाता है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा करवा देती है। मानसिन राम जो है मेघालय के मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा करवाने के लिए यही तीनों पर्वत जिम्मेदार है और यही तीनों पर्वत पे जो है मेघालय शहर बसा हुआ है। मैं आपको मैप क्लास में बाकी जो है मेघालय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप हम इतना ही समझेंगे कि शिलोंग जो है, शिलोंग के अंदर ही, मतलब शिलोंग के ऊपर ही जो इसी के अधीन जो है हमें ये तीनों देखने को मिलते हैं, गारो, खासी और जयंती। इसके बाद क्या कहता है, इसमें कोयला, लोहे, अयस्क और चूना के पत्थर के भंडार मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ वाला जो पठार है वो काफी वीक है, कमजोर है, जिसको हम आसानी से अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से तोड़ लेते हैं और उसके अंदर से जो है संपदा जो है, खनिज जो है उसको निकाल सकते हैं। जिसमें सबसे सर्वाधिक क्या मिलता है, कोयला मिलता है, लोह अयस्क लोहे मिलते हैं और तीसरा चीज चूना और पत्थर, चूना और पत्थर के जो है इसमें भंडार हैं जो हमें देखने को बहुत ही आसानी से यहाँ पे मिल सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बहुत ही आसानी से जो है खोद कर जो है निकाला जाता है। चलिए अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी फोर्थ जो है ये दक्कन का पठार है। एक मैं आपको बीच में बता देता हूं, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है ये झारखंड वाले एरिया को कहा जाता है। इसको छोटा नागपुर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साइड में ही यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बगल में यहाँ विदर्भ वाला एरिया है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही आता है नागपुर। नागपुर देखेंगे वो सेंटर ऑफ द हमारा जो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ द इंडिया बोला जाता है नागपुर को। मतलब वो पूरे इंडिया के सबसे बीच में जो है नागपुर शहर आता है, जो महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ही आती है नागपुर। और वो जो नागपुर है उसी के बगल में जो है ये झारखंड देखने को मिलता है, इसीलिए जो है इसे छोटा नागपुर भी कहते हैं। और कुछ किताबों में जो है ऐसा कहा जाता है कि ये राजा के नाम पर रखा गया। आप इसे महाराष्ट्र नहीं समझ लेंगे, छोटा नागपुर का मतलब झारखंड का एरिया है जहां से सर्वाधिक जो है हमें ये खनिज जो है मिलते हैं, क्योंकि वहां का जो ये लावा है, वहां का जो पत्थर है, इसको तोड़ना बहुत ही आसान है इसीलिए। तो इसके क्षेत्रफल देख लीजिए, ये 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये पठार। इसके अंदर जो है ना 4-5 पठार जो है हमेशा पूछे जाते हैं, इसे आप याद रखेंगे। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार। इसमें एक पठार और था जो वो बिहार में आ गया। ठीक है, मतलब ये तो झारखंड तो पहले बिहार का ही हिस्सा था ना, तो बिहार में ही ये सारे आते थे। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार, ये चारों आते थे पहले बिहार में, क्योंकि झारखंड बिहार का ही हिस्सा था। 2000 ईस्वी में दोनों अलग अलग हो गए। तो ये सारे पठार जो है अब जो है आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे और झारखंड को ही छोटा नागपुर का पठार कहा जाता है। इनफैक्ट ये शिलोंग जो हमने पढ़ा वो भी छोटा नागपुर का ही भाग है, उसे भी छोटा नागपुर ही कहा जाता था। यहां से यहां तक पूरी तरह से ये फैला हुआ था। मैं आपको इसके बाद मैप में बता देता हूं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए इसे क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसमें रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार आता है। इसकी अगर हम एवरेज हाइट देखें तो 700 मीटर है, जो इसकी एवरेज हाइट है, ये हमें देखने को मिलती है। इसके साथ छोटा नागपुर का पठार भी हमने खत्म कर लिया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विस्तृत है, जो पूरे पठार में सबसे ज्यादा जाना जाता है, दक्कन ट्रैप। इसे हम दक्कन ट्रैप भी कहते हैं और दक्कन का पठार भी कह सकते हैं, कहने के पे डिपेंड करता है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये सबसे विशालतम पठार है, मतलब सबसे बड़ा पठार जो है हम इसे ही मानते हैं कि ये सब जो है सबसे विशाल पठार है। ठीक है, इस जो है 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में फैला हुआ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वाला जो एरिया होता है, यहाँ वाले सारे पठार को ना जो है एक साथ दक्कन का प्लेट्यू ही कहा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि अब स्टेट्स के नाम बदलने लगे, तो आदमी जो है अपनी पहचान खुद बनाने के लिए हर जगहों का जो है अलग अलग नाम देना शुरू कर दिया। अब
दिक्कत भी हो रही थी ना। अब आप मान लीजिए कि अब आप जैसे कि मान लीजिए पूरा बिहार और झारखंड को आप बिहारी बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा ना कि अब नीतीश कुमार बिहार आ रहे हैं या फिर मान लीजिए प्रधानमंत्री जो है हमारे बिहार आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बिहार में कौन सा वाला, झारखंड वाला, इधर वाला। अब मान लीजिए हर जगह का स्पेसिफाइड नाम है, तो आप कहते हैं कि बिहार की जो राजधानी पटना है वहां पे जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो आप बहुत ही आसानी से उनको लोकेट कर पाते हो, बहुत ही आसानी समझ पाते हो कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो इसीलिए जो है हर चीज का नाम यहाँ पे अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया। दक्कन प्लेट्यू को जो है अलग अलग नामों में बांट दिया गया। इसमें 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसका आकार जो है ये त्रिभुजाकार है, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखा दिया। इसके बाद इसके जो एवरेज हाइट है वो 600 मीटर है। एवरेज हाइट आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये किसकी बात कर रहा है, एवरेज हाइट 600 मीटर है। और इसको तीन भाग में जो है इसको बांटा गया। इस प्लेट्यू को जो है मैंने आपको पहले बताया कि क्लासिफाई कर दिए गए अलग अलग भागों में, जिसमें से एक आता है महाराष्ट्र का पठार। जो अब महाराष्ट्र वाला एरिया में जो भी पठार आ रहा है उसको महाराष्ट्र का पठार कहती है, सिंपल सा बात है। उसके बाद आया आंध्र प्रदेश का पठार। अब आंध्र प्रदेश के पठार को भी ना 2 भाग में बांट दिया गया, पहला तेलंगाना का पठार और दूसरा रायसेन का पठार। ये मैं आपको अभी जस्ट जो है अगले बार अभी मैं आपको तुरंत मैप में दिखा देता हूं, पहले ये समझा देता हूं। इसमें आया तेलंगाना का पठार, रायसेन का पठार, और इसके बाद ये दोनों जो है ये आंध्र प्रदेश के पठार के अधीन ही आ जाता है, इसी के अंदर आ जाता है। आप एक साथ आंध्र प्रदेश का पठार बोल दे या अलग अलग जो तेलंगाना का और रायसेन का पठार बोल दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपके जानकारी में दोनों चीज होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है कर्नाटका का पठार। कर्नाटका का पठार जो ये खनिज संपदा के लिए सबसे मतलब काफी ज्यादा खनिज यहाँ देखने को मिलता है। और धारवाड़ का पठार जो है इसी में आता है। कर्नाटका का पठार के अंदर ही जो है धारवाड़ का पठार आता है, जिसमें कोलार के सोने का खादान है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या है, यहाँ कोलार के सोने का खादान है, जहां सर्वाधिक जो सोना जो है यहाँ से निकाला जाता है। तो होप आप इसको समझेंगे कि दक्कन प्लेट्यू जो है इसको 3 भाग में बांटा गया, महाराष्ट्र का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार और कर्नाटका का पठार। अब आंध्र प्रदेश के पठार को भी जो है 2 भाग में लिख दिया गया, तेलंगाना का पठार और रायसेन का पठार। तो होप आप इस हिंद मतलब जो ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है इसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अब मैं आपको ये सारे पठार को जो एक मैप में बना के दिखाने की कोशिश करता हूं। एक मैप में अब मैं आपको सबको लोकेट कर देता हूं ताकि आप आसानी से जो है चीजों को देख सके। उससे पहले मैं थोड़ा सा वीडियो को जूम कर देता हूं ताकि अगर आप नोट करना चाहें तो इसको आसानी से नोट कर पाए। अब ये आपको विजुअल होगा, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। अब मैं इरेज करके और फिर से जो है आपको पूरा एक कंप्लीट मैप में सारी चीज़ों को दिखाता हूं। अब जो है आप बहुत ही आसानी से इसको देख पा रहे होंगे। तो मैंने एक ही मैप में जो है सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश किया। ये मालवा का पठार हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, ये विंध्याचल पर्वत जो है उसे विंध्याचल का पठार कह दिए, ये बाघेल खंड होता है। आप याद रखेंगे ये बुंदेलखंड, ये बाघेल खंड है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, ये बाघेलखंड, ये छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का जो पठार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी तरह इस तरह से फैला हुआ था। लेकिन क्या हुआ, ये जो बांग्लादेश है यहाँ पे एक मालदह दरार मतलब यहाँ पे धंस गया, और इस धंसे हुए पोर्शन को मालदह दरार कहते हैं। ये एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है कि मालदह दरार, यहाँ पे मालदह दरार जो है ये यहाँ पे धंस गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो याद रखेंगे मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, विंध्याचल, और यहाँ बीच से ना नर्मदा नदी गई हुई है, ठीक है। नर्मदा नदी गई हुई है, ये एमपी से गई हुई है, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये दक्कन प्लेट्यू हो गया। हालांकि इस सब को एक साथ दक्कन प्लेट्यू ही बोलते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नाम अलग थोड़ा कर दिया गया है। ये पूरा महाराष्ट्र में ही विदर्भ आता है। विदर्भ जो है ये महाराष्ट्र का ही नागपुर वाला एरिया है। बहुत जल्दी जो है महाराष्ट्र जो है 2 स्टेट में डिवाइड होने वाला है, और जो है ये विदर्भ नागपुर ही डिवाइड होने वाला है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये दक्कन प्लेट्यू, ये विदर्भ प्लेट्यू हो गया, ये धारवाड़ का पठार हो गया, इसे तमिलनाडु का पठार, इसे रायसेन, इसे विस्तर का पठार कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ वाले एरिया में आता है। रायसेन, धारवाड़, विदर्भ, मेघालय, ओवरऑल जो है सारे जो है मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिए ताकि आप एक मैप में जो है सबको समझ सको, और जो की पॉइंट्स थे जो याद करने थे वो मैंने आपको अलग से बता दिया। होप आप इस प्लेट्यू टॉपिक को बेहतर तरीके से समझे होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। अगर कंटेंट हमारा पसंद आया, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। स्टे विथ अस। थैंक यू सो मच।